प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार अपने भाषणों में अब ये स्पष्ट कर दिया है कि इस देश को अब ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाने की ज़रूरत है, जैसा कि हमने कोविड में अपनाए थे, यानी वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाया जाए। तेल की स्थिति इतनी भयावह हो गई है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की वजह से कि ये संकट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोविड में महामारी के समय हो गया था। तेल का इस्तेमाल कम से कम करने को कहा है मोदी जी ने। वो अपील कर रहे हैं कि जहाँ जाना ज़रूरी ना हो वहाँ अपने जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं उनको विराम दें, उन्हें ना चलाएं। ऑफिस वगैरह अब ज़्यादा ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाएं। और अब ये हिंट भी उन्होंने दे दिया है अपने भाषणों से, वो ये भी कर रहे हैं कि पूरे देश की जनता को आने वाले जो वो मेजर्स अपनाएंगे, जो सरकार कोई भी कड़े कदम उठाएगी, उसके लिए वो पहले ही मेंटली तैयार कर रहे हैं लोगों को। तेल का संकट गहरा चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच कोई शांति समझौता नहीं हो पा रहा है, कोई ट्रूस नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान का रोल बिल्कुल बेकार है, ना उसकी ईरान मान रहा है ना अमेरिका मान रहा है। दोनों ने तेल के जहाज़ों को निकलने में बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं। ईरान भी टैक्स वसूलता है, फिर वहाँ से जो जहाज़ निकलता है उसे अमेरिका पकड़ लेता है, फिर वो भी टैक्स वसूल रहा है। ऐसे में तेल की आपूर्ति बहुत कम हो गई है। तो अब मोदी जी ने ये हिंट दे दिया है कि बिल्कुल ऐसे ही मेजर्स अपनाए जाएंगे जैसे कोविड में हुआ है। पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, इसकी अब पूरी संभावना बन चुकी है। अब तक इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के समय में ऐसे कदम उठाना बड़े ही घातक साबित होते हैं। अब इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं और तेल की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा ये संकट गहरा चुका है। तेल की जो कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही हैं, लाखों करोड़ का लॉस उन्हें ऑलरेडी हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये आ रहा है कि पेट्रोल पर लीटर पेट्रोल पर 24 रुपये और पर लीटर डीजल पर 30 रुपये का घाटा हो रहा है तेल की कंपनियों को। तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम फिर से वापस आ सकता है। अब एक चीज़ इसमें यह भी है कि पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ लोग धड़ल्ले से खरीदे जा रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे थे, 20-20 लाख की स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी और भी ना जाने कौन कौन सी गाड़ियाँ। अगर तेल का संकट गहरा गया और सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ बिल्कुल बेकार हो जाएंगी और इनको कौड़ियों के दाम में बेचने तक की नौबत आ जाएगी। अब ईवी ही एक ऑप्शन बचता है। ईवी मार्केट को इससे बहुत बड़ा बूम मिलेगा। अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर होता है, सड़क पर ज़्यादा वाहनों की आवाजाही नहीं होती है, तो उससे वातावरण को बहुत फ़ायदा होगा, पॉल्यूशन बहुत नीचे आ जाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखनी पड़ेंगी जैसे कोविड में हुआ था, और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से इन गाड़ियों की बिक्री कम होगी और ईवी मार्केट को बहुत बड़ा बूम मिलेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में हमारा मकसद है दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मार्केट्स के बारे में जानना और नॉर्वे के उदाहरण को समझना कि कैसे नॉर्वे जैसे देश ने अपने पूरे देश में ईवी मार्केट्स, ईवी कार्स का ही एक जाल बिछा दिया है। उसका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत है। हर 50 किलोमीटर पर वहाँ पर ईवी की चार्जिंग स्टेशंस लगे हुए हैं और आज वहाँ पर 95% जो भी गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं वो ईवी खरीदी जाती हैं। संख्या के मामले में चीन नंबर 1 है, वहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा ईवी व्हीकल्स वहाँ की मार्केट में हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मार्केट्स कौन सी हैं और वहाँ की पॉलिसी क्या है, और भारत किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के वाहनों को कम करके ईवी मार्केट में अपने कदम बढ़ा सकता है और उससे वातावरण को भी बहुत फ़ायदा होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवीज़ चीन में इस्तेमाल होते हैं। चीन न केवल कुल संख्या जो कि करीब 2 करोड़ से ज़्यादा वाहन हैं उनके मामले में सबसे आगे है, बल्कि है दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट और उत्पादक भी है। प्रोड्यूस भी वो सबसे ज़्यादा ईवी करता है। हालांकि अगर हम प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा या नई कारों की बिक्री में हिस्सेदारी की बात करें तो नॉर्वे दुनिया में पहले नंबर पर आता है, जहां बिकने वाली लगभग 95% कारें इलेक्ट्रिक होती हैं। दुनिया के जो टॉप 3 ईवी मार्केट हैं संख्या के मामले में, वो चीन है, सबसे बड़ी संख्या है वहाँ पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और जर्मनी तीसरे स्थान पर है, और इस तरीके से वो यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट बन जाता है। भारत का ईवी मार्केट भी तेज़ी से बढ़ रहा है और 2024 तक इसकी कुल संख्या 30 लाख यूनिट्स को पार कर गई है। वर्तमान स्थिति में जो बाजार की हिस्सेदारी है, कुल वाहन बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी लगभग 7% है, जिसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर
जो व्हीकल्स हैं उनका दबदबा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक भारतीय ईवी मार्केट $100 अरब का हो जाएगा। सरकार की फेम 2 सब्सिडी योजना, चार्जिंग स्टेशंस का विस्तार और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें इस ग्रोथ को और बढ़ावा देंगी। अब हम एक नॉर्वे का एग्जाम्पल लेते हैं जो दुनिया में जाना जाता है अपनी ईवी पॉलिसी के लिए। नॉर्वे की ईवी नीति मुख्य रूप से प्रदूषक भुगतान करता है, यानी वो पॉल्यूटर पेज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका लक्ष्य 2025 तक सभी नई कारों को जीरो एमिशन बनाना है, शून्य उत्सर्जन बनाना है। वहाँ टैक्स में छूट मिलती है। नॉर्वे में पेट्रोल और डीजल कारों पर बहुत भारी आयात और पंजीकरण शुल्क है, रजिस्ट्रेशन टैक्स है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे छूट मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर बैन लगा हुआ है, आप खरीद सकते हो, पर वो खरीदना इतना मुश्किल है कि उसमें बेहिसाब उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं और ईवी पर कोई टैक्स नहीं है। 2026 से करीब 23.5 लाख रुपए से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर वहाँ कोई वैट नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है। इलेक्ट्रिक कारों को टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क में भी कम से कम 50% की छूट वहाँ मिलती है। कई शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बस लेन में चलने तक की अनुमति है, जिससे ट्रैफिक में समय बचता है। सरकार ने हर 50 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन वहाँ सुनिश्चित किए हुए हैं, जिससे रेंज की चिंता खत्म हो गई है। इन्हीं नीतियों कारण आज नॉर्वे में बिकने वाली 95% से अधिक नई कारें इलेक्ट्रिक होती हैं। तो भारत को अब उसी दिशा में जाना है और पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को खरीदने से पहले अब हमें रुकना चाहिए, थोड़ा शांत होकर बैठना चाहिए, क्योंकि कंपनियां भी अब जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं हो सकता है उन्हें अब चेंज करें, उनको ईवी मॉडल में उतारें या उनको हाइब्रिड मॉडल में उतारें। तो जो पोटेंशियल बायर्स हैं जो नई कार खरीदना चाहते हैं उन्हें भी अब थोड़ा रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार की पॉलिसी अब क्या आने वाली है पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर।